Hello everyone. In our previous lecture, we studied about land resources and its importance to human beings. And also we discussed about the how land resources are being distributed in our country. Today, taking our lesson further, we'll be starting with the next topic, that is land utilization. In this topic, we'll be studying that how land is being utilized by the human beings. किस पैटर्न से हम ह्यूमंस अपने लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं. Land resources are used in the following purposes. The first purpose is forest. Forests are those areas which are covered with trees. Then land not available for cultivation. ये वो लैंड है जो कि हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. Why? Because this land is not fit for cultivation. This uncultivated land is further divided into barren and wasteland and land put to non-agricultural uses. सबसे पहले डिस्कस करते हैं that what is barren and wasteland. Barren and wasteland उस लैंड को कहा जाता है जो कि अनफिट है फॉर कल्टिवेशन. ये वो ज़मीन है जो बंजर हो चुकी है और जिसने अपनी फर्टिलिटी लूज कर दी है. देन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. ये वो लैंड है जहाँ पर हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पा रहे. क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी हैं, रोड्स बना दिए हैं और फैक्ट्रीज बना दी हैं. देन कम टू अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ये वो लैंड है जिसको हम क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूटिलाइज तो कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको फॉलोइंग लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया है. सेकेंड और थर्ड पॉइंट में ये डिफरेंस है कि सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि ये लैंड वो लैंड है जो हम कल्टिवेट नहीं कर रहे बिकॉज दिस लैंड हैज़ बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन. बट इन द थर्ड पॉइंट वील बी स्टडिंग कि लैंड अवेलेबल तो है कल्टिवेशन के लिए बट हम उसको कल्टिवेट नहीं कर रहे क्योंकि हमने उस लैंड को फॉलोइंग कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. ये वो लैंड है जो हम रेयरिंग ऑफ कैटल्स के लिए यूज करते हैं. दैट मीन्स वो लैंड जहाँ पर हम अपने एनिमल्स को फीडिंग देते हैं, दोज लैंड्स आर नोन एज pastures and grazing land. Then land under miscellaneous tree crops. आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप कुछ एरियाज ऐसे देखते हो जो कि अनयूज्ड होते हैं और वहाँ पर सिंस वो अनयूज्ड हैं तो वहाँ पर नेचुरली ट्रीज बुशेस ग्रो हो जाती हैं ग्रो. तो वो एरियाज जहाँ पर इंडिविजुअल कोई जाकर प्लांट्स या ट्रीज ग्रो नहीं कर रहे हैं वहाँ पर नेचुरली ट्रीज एंड बुशेस ग्रो कर रही हैं बिकॉज दे आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. दोज लैंड कम्स अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स. देन वी हैव कल्चरेबल वेस्टलैंड. कल्चरेबल वेस्टलैंड आर दोज लैंड्स which are kept uncultivated for more than 5 agricultural years. ये वो लैंड है जिनको हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है एंड देयर कैन बी मेनी रीजंस बिहाइंड इट. मे बी जो सॉइल है वो इरोड हो गया हुआ, देयर हैज़ बीन सॉइल इरोजन. मे बी द सॉइल हैज़ बिकम salty in nature. Maybe the soil has chemicals in it, वो alkaline हो गया nature wise. So there can be many reasons that the land has kept uncultivated and those uncultivated lands are known as culturable wastelands. Now the next category is fallow lands. Fallow lands are those lands which are used for cultivation but is temporarily out of cultivation. वो लैंड जो हम कल्टिवेशन के लिए यूज तो करते हैं बट ऑन टेम्पररी बेसिस हमने उनको अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है. These fallow lands are further divided into current fallow lands and other than current fallow lands. Current fallow lands वो लैंड है जिनको हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है बट 1 साल या 1 साल के कम के लिए. देन वी हैव अदर देन करंट फैलो लैंड्स. ये वो फैलो लैंड्स हैं जिनको हमने 1 और 5 साल के बीच में से अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है so that the soil can regain its fertility. Now the last category is net sown area.
अभी तक जो हमने फर्स्ट 4 कैटेगरीज पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा दैट द लैंड इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स or the land has been left uncultivated. There were many reasons behind the uncultivation of the land. Now in the fifth category we'll be studying about net sown area, और net sown area में हमने पढ़ना है कि land को हम कैसे utilize कर रहे हैं for growing the crops. So the net sown area means the total crops grown वंस इन अ ईयर, वो लैंड जहाँ पर हम एक साल में वन टाइम ही क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, दैट एरिया इज नोन एज नेट सोन एरिया. देन अंडर दिस वी हैव वन मोर डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है जब हम एक ही लैंड पर एक ही साल में मोर देन वंस वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करें, देन दैट लैंड इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड area. The difference between net sown area and gross cropped area is that net sown area में हम एक साल में एक लैंड पर सिर्फ वन टाइम क्रॉप ग्रो करते हैं, बट जब हम एक लैंड में एक साल के अंदर मोर देन वंस क्रॉप ग्रो करते हैं, then that land is known as gross cropped area. Let's start with our next topic, that is land use pattern in India. यहाँ पर हमने पढ़ना है कि इंडिया में कैसे लैंड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट इन इंडिया द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें से सिर्फ 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया की रिपोर्टिंग हमारे पास है. दैट मीन्स पूरी 100% लैंड यूटिलाइजेशन की रिपोर्टिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है. इसका रीज़न ये है कि कुछ हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं जहाँ पे हमें लैंड की यूटिलाइजेशन का नहीं पता है. लाइक देर आर सम कॉन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर्स विद चाइना, पाकिस्तान. वहाँ की मैपिंग या वहाँ की मेजरमेंट ऑफ लैंड हमने नहीं की हुई. देर आर सम ऑफ द एरियाज in Jammu and Kashmir which have been occupied by Pakistan. So उसकी भी लैंड रिपोर्टिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है. So on the whole 93% of the lands reporting is available to us. Now we have two pie charts over here. एक pie chart represent कर रहा है land use pattern of 1960 and 1961 and the another pie chart is depicting the land use pattern of 2014 and 15. हमने कंपेयर करना है कि over the years क्या डिफरेंस आया है over the land use pattern in India. We'll be starting with the forest. Earlier 18.11% of the land was covered by forest, but now the land utilization by forest have been increased to 23.3%. दिस इज़ अ गुड साइन फॉर आवर कंट्री कि हमने जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वो हमने बढ़ा लिए हैं. बट स्टिल NFP इज़ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कहती है कि एटलीस्ट 33% ऑफ द लैंड शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट. दिस मीन्स अभी भी इंडिया को बहुत आगे जाने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस कंडीशन. अगर 33% लैंड फॉरेस्ट के अंडर आएगा तभी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट हो पाएगा, हमारा इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी आएगी. देन लेट्स कम टू बैरन एंड वेस्टलैंड. बैरन और वेस्टलैंड 1960 और 1961 में 12.01% एरिया कवर करते थे, बट नाउ द बैरन एंड वेस्टलैंड हैव बीन यूटिलाइज्ड ओनली अप टू 5.5%. That is again a good sign for our country. पहले 12.1% लैंड बैरन और वेस्टलैंड के अंडर आता था. नाउ ओनली 5.5% लैंड इज कवर्ड बाय बैरन एंड वेस्टलैंड. इसका एक और मीनिंग निकलता है कि जो वेस्टलैंड है वो क्यों कम हुआ है, क्योंकि हमने बहुत एरियाज ऐसे हैं जो कि हमने नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करने शुरू कर दिए हैं. आप पाई चार्ट में भी देखोगे तो पहले नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए लैंड सिर्फ 4.95% कवर होता था, बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 8.7%. इसका क्या मतलब है? नाउ द एरियाज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बिल्डिंग्स,
roads, bridges have been built on those areas. तो इसीलिए वेस्ट और बैरन लैंड को कन्वर्ट करके हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया. देन वी हैव परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. ये लैंड वो था जो कि फीडिंग ऑफ कैटल्स के लिए यूज़ किया जाता है. ये 1960-61 में 4.71% यूज़ किया जाता था, बट नाउ इट हैज़ बीन डिक्रीज टू 3.3%. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि अब ग्रेजिंग, एक तो कैटल्स जो हैं, पॉपुलेशन ऑफ कैटल, ऑब्वियसली 1960-61 के कंपैरिजन में कैटल पॉपुलेशन इंडिया में कम हुई होगी. एक तो ये रीज़न है दैट द परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स हैव बीन डिक्रीज्ड. सेकेंड, अब बहुत आर्टिफिशियल फीडिंग सिस्टम्स भी आ चुके हैं जो कि एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दिस इज़ द अनदर रीज़न दैट वाई द पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड हैव बीन डिक्रीजिंग इन इंडिया. Similarly, areas under miscellaneous tree crops and cultivable wasteland have also shown a decrease in the land use pattern. Now let's come to current fallow lands. What were fallow lands? Those lands which can be cultivated but on temporary basis हमने उनको cultivation नहीं, हम वहाँ पे cultivation कर रहे, those lands are known as current fallow lands. There has been a slightest increase in the area of current fallow lands. Now let's come to net sown area. Net sown area वो area होता था जहाँ पर हम एक साल में एक क्रॉप को ग्रो करते थे over a particular area of land. There has been a slightest increase in the net sown area. That is, earlier it was 45.26% and now it has been increased to 45.5%. But we should remember one more thing कि नेट सोन एरिया के बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि लैंड एज अ रिसोर्स बढ़ गया है. हमने पुराने टॉपिक में पढ़ा था दैट लैंड इज़ अ रिसोर्स ऑफ फाइनाइट नेचर. लैंड जो ह्यूमन बींग्स के पास अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर अमाउंट. तो अगर नेट सोन एरिया बढ़ा है तो इट मीन्स दैट द एरिया अंडर कल्टिवेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड. मे बी हमने जो वेस्टलैंड्स थे हमारे पास, उनको हमने प्रॉपर इरिगेशन से, प्रॉपर टेक्नोलॉजी से हमने उनको कल्टिवेशन के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट वाई द नेट सोन एरिया हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू अ सम पर्टिकुलर लेवल इन 2014-15. With this, we'll be ending today's session. I hope the topics are clear. Thank you.